बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। जुमा आपको बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ बुजुर्ग मौसम। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। और साथ साथ एक गुड न्यूज़ है जो कि हम नाज़रीन से हमें शेयर करना होगी, और वो ये है कि कोरोना के हवाले से जो कि लॉकडाउन किया जा रहा है, स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है, लोग अब एहतियात भी कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। इसकी वजह से अब क्या हो रहा है कि केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो मुसलसल 5वें दिन 5000 से कम है। बिल्कुल, मुसलसल 5वें दिन 5000 से कम है। 3000 के करीब जो है वो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एंड ऑल्सो जो डेथ रेट, हम कल अलार्म्ड हो गए थे कि 148 था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक 59 है। सो वो बहुत हद तक वो भी कम हुआ है। तो इसका मतलब है कि स्मार्ट लॉकडाउन, या अगर आप ये कह लें कि स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए, SOPs को फॉलो करते हुए अगर आवाम थोड़ा सा ख्याल रखे तो हम कोरोना से जीत सकते हैं, उसको शिकस्त दे सकते हैं इंशाल्लाह। और जैसे स्मार्ट लॉकडाउन हुकूमत की ये पॉलिसी है, पूरी दुनिया भी इसको फॉलो कर रही है। इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि अभी भी जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। आपने बिल्कुल ईजी नहीं होना, मतलब अगर आपने देखा कि नंबर्स कम हो रहे हैं तो साथ आप ईजी होकर बाहर निकल गए, ये नहीं करना। अभी भी जो आइंदा आने वाले 2 महीने बहुत अहम है। इसमें बहुत एहतियात करनी है, अपने घर वालों की, अपनी मिलने वालों की, दोस्तों की। SOP को जरूर फॉलो करना है आपने। ऑल्सो कल जो स्पीच की गई प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से नेशनल असेंबली में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, और फिर किस तरह से उनकी स्पीच के ऊपर लोगों ने अपना तज्ज़िया भी दिया, कमेंट भी किया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले टॉप स्टोरीज शामिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी असेंबली में ऑपोजिशन को चैलेंज, कहा कोरोना पर कोई बयान बता दें जिसमें तजाद हो। वायरस पर पहले दिन से वाज़ेह सोच अपनाई। दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान के फैसलों में कंफ्यूजन नहीं था। इमरान खान ने मुआशी बहरान का सारा मलबा ऑपोजिशन पर डाल दिया। कहते हैं कि जो मुल्क को बुरे हाल में छोड़कर गए वो अब भी उनसे मांगा जाए। बिलावल भुट्टो और ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर-ए-आज़म को टीवी पर मुबाहसे का चैलेंज दे दिया। बिलावल ने कहा पाकिस्तान इमरान खान की अना की वजह से इस जगह पर पहुंचा है। ख्वाजा आसिफ बोले कि जब तक ये कुर्सी पर बैठे हैं तबाही ही आनी है। ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर-ए-आज़म को कोरोना। अमेरिका ने एबटाबाद में आकर उसामा बिन लादेन को शहीद किया। वज़ीर-ए-आज़म ने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर ख्वाजा आसिफ की तनकीद, बोले उसामा बिन लादेन शहीद नहीं, वो इस सरजमीन पर दहशतगर्दी लेकर आया था। असद उमर, शाह महमूद कुरैशी का फवाद चौधरी के इस्तीफे का मुतालबा। फवाद चौधरी कहते हैं सियासत कमजोर दिल लोगों का खेल नहीं है। जब तक वज़ीर-ए-आज़म का एतमाद है वज़ीर रहूंगा। किसी की ख्वाहिश पर इस्तीफे देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुल्क भर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में घंटों बिजली गायब रहने लगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग जारी। शहर में पानी का बहरान भी पैदा हो गया। लोड शेडिंग के 27 शहरी सड़कों पर आ गए। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 59 अफराद हलाक। हलाकतों की तादाद 3962 हो चुकी है। 24 घंटों में 2775 नए केसेस रिकॉर्ड हुए। मुतासिरीन की तादाद 1,95,000 से बढ़ गई। मुल्क भर में 84,168 अफराद सेहतयाब हुए। टॉप स्टोरीज आपने जानी, बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का। और सबसे अहम बात तो कल होने वाली स्पीच के हवाले से ही है। वज़ीर-ए-आज़म ने असेंबली फ्लोर में स्पीच की और उस स्पीच में मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर बात की। वो अपने बयानात के तजाद से शुरू हुए, मुआशी सूरत हाल पर बात की, पाकिस्तान के कर्ज़ों के ऊपर बात की, फिर अपोजिशन का क्या रोल रहा और पूरा मलबा कैसे अपोजिशन पर डालना है उसके ऊपर भी उन्होंने बात की कि कहाँ कहाँ उन्हें सपोर्ट नहीं मिली अपोजिशन की या आवाम की। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्पीच थी ये, जो उनकी स्पीच के बाद मुसलसल टीवी चैनल्स पर ज़ेरे बहस। बिल्कुल। और इस स्पीच में एक खास बात थी कि 1 घंटा तवील ये स्पीच थी जिसमें कुछ हिस्ट्री भी बयान की, कुछ मदीना की रियासत के हवाले से भी उन्होंने बात की। इसके अलावा अपनी आइंदा पॉलिसी, फिर इंटरनेशनल पॉलिसी, तमाम पर बात की है। लेकिन अहम बात ये थी कि एक बार फिर कोरोना भी डिस्कस हुआ और इसके साथ मईशत डिस्कस हुई। और नून लीग और अपोजिशन पार्टीज दीगर जो हैं उनको खुला चैलेंज भी दिया गया कोरोना के हवाले से, जो स्पीचेस हैं और जो पॉलिसी है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा अताउल्लाह तारड़ साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं और उनसे हम उनका जवाब जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम अताउल्लाह तारड़ साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल असेंबली के फ्लोर पर कहा है कि 13 मार्च से अब तक उनकी लॉकडाउन, कर्फ्यू, मुकम्मल लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से कोई भी कहीं पर तजाद नहीं है। उन्होंने साथ आपको चैलेंज भी किया है, अपोजिशन को चैलेंज किया है कि कहीं पर तजाद दिखा दें। क्या चैलेंज कबूल करते हैं आप? चैलेंज भरपूर तरीके से कबूल करते हैं।
और मेरा ख्याल है कि उनकी एक एक तकरीर जो उन्होंने आज तक की जब से कोरोना है, हर तकरीर में तजाद मौजूद है। और आप शुरू हो जाएं, उनकी एक तकरीर है बड़ी इंटरेस्टिंग अबूजर साहब, वो है 3 या 4 मार्च की वो तकरीर है। उसमें वो लॉकडाउन का क्रेडिट ले रहे हैं। वो फरमाते हैं कि लॉकडाउन बड़ा कामयाब रहा है और इसमें अवाम का ताबन शामिल है। हमने इज्तिमात नहीं होने दिए, हमने क्रिकेट मैचेस नहीं होने दिए, हमने 23 मार्च की परेड कैंसिल की एंड सो ऑन। वो गिनवाते हैं चीजें और कहते हैं कि हमने मुकम्मल लॉकडाउन किया, अवाम का ताबन शामिल था। तो ये बड़ा कामयाब हमारा लॉकडाउन रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आप उनकी तकारीर में जो तजाद है वो इस लेवल पे है कि मैं समझता हूं कि उनको बड़ी शर्मिंदगी होगी अगर वो पब्लिकली आ गए या किसी भी फोरम पे आ गए। और जिस तरह आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और ख्वाजा आसिफ साहब ने उनको चैलेंज दिया है कि हमें ये चैलेंज कबूल है, आप आए हमारे साथ इसमें मुनाजरा कर लें, क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड हैं। उन्होंने पहले लॉकडाउन किया, फिर उन्होंने कहा कि जी लॉकडाउन अशराफिया ने करवाया है, मेरी मर्जी का लॉकडाउन नहीं हुआ। यानी बातें सुनते थे, मईशत मुझे अच्छी नहीं मिली, टीम मुझे अच्छी नहीं मिली, मुझे ये इवन कोरोना में उन्होंने कहा कि जी मतलब ये अशराफिया ने लॉकडाउन करवाया, मुझे लॉकडाउन भी मर्जी का नहीं मिला। अब दोष वज़ीर आला को देना ये भी ज्यादती है। पंजाब में लाहौर में बैठ के मीटिंग्स चेयर करते हैं, मीटिंग्स चेयर करके लॉकडाउन के हवाले से हिदायत जारी करते हैं और वो हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाता है। क्या ये तसव्वुर में भी बात लाई जा सकती है कि महमूद खान साहब जैसा वजीर आला, उस्मान खान बुज़दार साहब जैसा वजीर आला इमरान खान साहब की हुक्मली करे, 3 सूबों में हुकूमत है, तो ये कहना कि वज़राए आला ने मेरी मर्जी का लॉकडाउन नहीं किया। वो वज़राए आला तो कई ऐसे हैं आपके जो आपसे पूछे बगैर एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जाते। और आपने यहां तक बात कर दी कि मुझे अवाम से आपने गिला किया कि लोग नहीं सुनते। आपको याद होगा उन्होंने कहा ये एक फ्लू है, ये गुजर जाएगा, सिर्फ बूढ़े और बीमार लोगों को होता है। फोन पे रिंगटोन पूरे पाकिस्तान में पीटीए ने चलाई कि ये जानलेवा नहीं है, फिर आपने कहा जानलेवा है, और साथ अब आप कह रहे हैं कि लोग इसको फ्लू समझ रहे हैं, लोग संजीदा ही नहीं है, लोगों ने इसको मजाक बनाया हुआ है। तो जितने तजादात इनकी तकारीर में शामिल हैं, मैं समझता हूं कि वो इनके लिए इंतहाई शर्मिंदगी और नदामत का बायस होगा। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि कामयाबियों का क्रेडिट लेने की आदत किसी को हो और कामयाबियां हो ना जिसका क्रेडिट लेना चाहे कोई शख्स, और नाकामियां इतनी हो तो आप दूसरों पे थोपे। तो वो मैं अक्सर कहा करता हूं कि उर्दू का मुहावरा है, मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू। तो ये पॉपुलर स्टांस जो है, जहां जो चीज पसंद आई नाकाम हुई दूसरों पे थोप दी और कहा जी मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं, मैंने तो ये बात ही नहीं की थी। आप वो सारे क्लिप चला के देख सकते हैं कि जहां इन्होंने लॉकडाउन का क्रेडिट किया और फिर कहा जी ये शराफिया ने कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। सही है तारिक साहब, ये आप ठीक की, जो रेफरेंसेस आप दे रहे हैं वो भी ठीक है, क्योंकि ये बातें उन्होंने की हैं चाहे वो कोरोना वायरस के हवाले से, लेकिन दुनिया भर में ऐसा हुआ है। इवन WHO ने अपनी बहुत सी रिसर्चेस पर यू टर्न लिया, लेकिन हर मलबा ऑपोजिशन पर डाल देना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो भी सही नहीं है। लेकिन अब अगर हम आज की बात करें, अब ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ, जिसे सिंध, बलूचिस्तान, KPK, पंजाब फॉलो कर रहा है। एरिया वाइज लॉकडाउन किया जा रहा है और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इवन अमेरिका में, इंडिया में फॉलो किया जा रहा है। इस पर अब आपको क्या लगता है, क्योंकि इस पर भी उन्होंने कहा कि मैं इसके हक में था लेकिन ऑपोजिशन मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है। देखिए उनके और हमारे ज़र्फ में अल्लाह की फजल से बड़ा फर्क है। जब डेंगू आया था तो इन्होंने क्या क्या अलकाबात से हमें नहीं नवाजा, किस तरीके की इन्होंने जो है वो मनफी सियासत को फरोग दिया। हम तो डे 1 से मईशत की बात हो, मिसाके मईशत की हमने बात की, कोरोना आया हमने तजावीज भी दी, इनकी मीटिंग में भी गए, इनकी अना ने ये गवारा ना किया और वो शहबाज शरीफ साहब जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी बात सुने बगैर पहले ही चल दिए। तो देखिए जब आपने नेशनल कंसेंसस बिल्ड करना हो और लॉकडाउन के हवाले से एक कौमी स्ट्रैटेजी तरतीब देनी हो तो आप सबकी बात सुनते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। मैं आपको 2 मिसालें दूंगा अबूजर साहब, और मैं आपको वो साइंटिफिकली दूंगा। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में अल्लाह के फजल से हमारी हुकूमतें हैं, गिलगित में भी खत्म हुई है जी। जो आपका गिलगित बल्तिस्तान है उधर लगभग 1300 केस थे लास्ट डेटा के मुताबिक, आजाद कश्मीर में कोई 900 950 के लगभग हैं। इफेक्टिव लॉकडाउन हुआ,
लोगों को वहां कोई खबर नहीं आई कि खुदा ना खास्ता कोई भूखा मर गया है। और जो आपका इस्लामाबाद है 25 किलोमीटर का शहर है, 15 मिनट लगते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए, वहां पे 11,000 केस है। तो ये इफेक्टिव लॉकडाउन नहीं था, ना स्मार्ट लॉकडाउन था। अभी भी मैंने कल एक तजर्बा किया, लाहौर का एक इलाका है, मैंने देखा ये फेज 5 का इलाका है, उधर स्मार्ट लॉकडाउन है और लॉकडाउन के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, मैं वहां पहुंचा, मैं वहां का रिहायशी नहीं हूं। वहां एक नाका मौजूद था, 4 एहलकार खड़े थे और बैनर लगा था कि इस इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज है, एहतियात कीजिए। मैं उस बैरियर के थ्रू एंटर हुआ, गाड़ियों को जाने दिया जा रहा था, दुकानें रेस्टोरेंट्स खुले थे, जो भी होम डिलीवरी टेक अवे जो भी होता है। ये वही रोना है जो मैं रो रही हूं। तो मुझे किसी ने नहीं पूछा कि आप कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। यानी बैनर लगा स्मार्ट लॉकडाउन है, कोई अमल दरामद नहीं है, सब कुछ कागजों के ऊपर ये कर रहे हैं। तो लॉकडाउन बिल्कुल ठीक है, हुआ होता तो बिल्कुल अता साहब आपने वजह फरमाया कि ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है इम्प्लीमेंटेशन में। इसके अलावा अब एक मामले को आगे देखते हैं। और भी बात हुई, इमरान खान साहब ने स्पीच में एक बार फिर कर्ज़ों की बात की, जो कि उन्होंने कहा कि ये तमाम कर्ज़े जो 5,000 अरब हमने वापस किया है, मज़ीद कर्ज़े लेने पड़े, इसके लिए सूद अदा करने के लिए हमें कर्ज़े लेने पड़ते हैं। तो मईशत जो कमज़ोर हुई, जो हमारे पास स्विट्ज़रलैंड की मईशत नहीं थी, हमारे पास एक इंतहाई परेशान कुन मईशत थी जो कि अपोजिशन ने हमें दी और अब हमें उसका सामना है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बात बड़ी सीधी है कि जब हम हुकूमत छोड़ के गए थे तो शरह नमूद जो ग्रोथ की रेट है जीडीपी की, वो 5.3% थी। हमें पिछले पूरे साल बताया गया कि वो 3% पे है और अब जाके पता लगा कि वो 1.9% पे थी। जो हफीज शेख साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजट से पहले, उन्होंने कहा जी -4 पे है शरह नमूद। 68 साल में पहली दफा ये मनफी में गई है। कोविड से पहले ये 1.9 पे थी जी। आप महंगाई की शरह देख लें, हमारे दौर में 4% थी, इनके दौर में 11.2 तक गई है। आप पेट्रोल का रेट देख लें, आप इंटरेस्ट रेट देख लें, इनकी जितनी पॉलिसीज हैं, हमने तो चले कर्जा लिया 5 साल में, चले फर्ज कर लिया हमने 10,000 अरब का कर्जा लिया 5 साल में, हमने 12,000 मेगावाट बिजली लगाई, 18,000 किलोमीटर सड़कें बनाई, हमने हॉस्पिटल्स बनाए, PKLI लाहौर से लेके, फोरेंसिक लैब लाहौर से लेके तो मुजफ्फरगढ़ तैयब बर्दगान अस्पताल तक, हमने बेशुमार प्रोजेक्ट्स इस मुल्क में लगाए। इन्होंने 2 साल के अंदर तकरीबन 12 से 13,000 अरब रुपया कर्जा लिया और एक ईंट नहीं लगाई है। मैं पूछना ये चाहता हूं कि अगर इतना कर्जा लिया, प्रोजेक्ट्स कहां पे हैं? वो 100 अरब की BRT वैसे की वैसी है, उस पर कोई पेशरफ नहीं है। इस दफा भी बजट के अंदर दोबारा से 2 अरब रुपए का उसमें इन्होंने इजाफा किया है, कॉस्ट एस्केलेशन हुई है। तो मईशत के हवाले आप से ये भी देखिए ना कि वो ये कहते हैं कि हमने ये कर्जा इसलिए लिया कि जो नून लीग के दौर में कर्जा लिया गया था उसका सूद अदा करना था, तो वो जितना कर्जा लिया वो सूद में निकल गया, ये वो एक्सप्लेनेशन देते हैं। लेकिन वहीं पर जब गवर्नमेंट की पॉजिटिविटी की बात करते हैं या कुछ परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो कल उन्होंने कोट एंड कोट रेफरेंस दिया, करंट खजाना जो कम हुआ 20 अरब से 3 अरब डॉलर हुआ, प्राइमरी डेफिसिट मनफी से लेवल पर आ गया, फिर इन्वेस्टमेंट पहले से तकरीबन डबल हो गई, फिर उन्होंने कहा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है, एक्सपोर्ट ज्यादा हो गई है। सो इसमें इस परफॉर्मेंस पे फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात ये कि इंपोर्ट्स कम क्यों हुई हैं, ये अच्छी चीज है कि नहीं है, इसका रीजन क्या है इंपोर्ट्स कम होने का? और दूसरी बात ये कि इंपोर्ट्स कम क्यों हुई है, इसकी वजह क्या है? आप देखें, इंडस्ट्री बंद हो रही है। पहली दफा हुआ कि इंडस मोटर ने अपनी प्रोडक्शन बंद की, होंडा एटलस ने अपनी प्रोडक्शन बंद की। इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्री ने बहुत बुरी तरह सफर किया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ का मैं आपको शरह बता चुका हूं। अब जितना आपका खाम माल है, जो रॉ मटेरियल है, जो कैपिटल गुड्स हैं अबूजर साहब, वो सारे आप दरामद करते हैं, वो इंपोर्ट होके आते हैं। उनकी जो दरामद थी वो बंद हो गई। नंबर 1, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम हुई तो इंडस्ट्री में जो चीजें प्रोड्यूस हो रही थी उसके लिए जो खाम माल होता है वो बाहर से आना बंद हो गया। एक तो ये एस्पेक्ट है, इसको साइड पे कर दे। नंबर 2, CPEC के तहत जितने प्रोजेक्ट्स लग रहे थे, वो चाहे हाईवेज थी, वो मोटरवेज थी, वो बिजली के प्रोजेक्ट्स थे, उनके कंपोनेंट्स बाहर से आ रहे थे, बिल्कुल ठीक है, वो दरामद किए जा रहे थे। उस पे तकरीबन बहुत हद तक कमी आई, वो स्लो डाउन हुआ।
उसकी वजह से भी इंपोर्ट्स कम हुई। उसके अलावा आप अब ये देखें कि ये इंपोर्ट्स कम हो गई, ये इंपोर्ट्स तो वो इंपोर्ट्स थी जिससे आपकी इकोनॉमी में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था, आपकी ग्रोथ में इजाफा था, आपकी प्रोडक्शन में इजाफा था, आपके रोजगार में इजाफा था, आपकी परचेसिंग पावर पैरिटी में इजाफा था, लोग खुशहाल थे। तो ये तो इंपोर्ट्स उस मद में आ रही थी। करंट अकाउंट डेफिसिट में जो कमी वाकई हुई है उसमें एक्सपोर्ट। बिल्कुल ठीक है तातर साहब, आपने जो भी मामलात हैं आपने देखे। ऑब्वियसली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला मैकेनिज्म उसमें बड़ा पेचीदा होता है। इसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ती है कि जब आप इंपोर्ट कम करेंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी लोकल पे उतनी नहीं होगी। एक्सपोर्ट लेकिन बेहतर करने के लिए आपको लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना होगा, ये इंतहाई जरूरी है। आई थिंक ये वो टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अगर वो मनाजरा हो जाए, जिसका चैलेंज किया गया है, तो वो मजेदार हो जाएगा। बट आई डोंट थिंक दैट्स गोना हैपन। ये तकारीर हम ओवर द ईयर्स सुनते आए हैं कि ये सियासी तकारीर होती हैं, इनको सीरियस ना लें। मीडिया के थ्रू एक दूसरे को जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन मेरे ख्याल में है नहीं कि मनाजरा हो या इस तरह से कोई स्पीच। चले इस पर भी हम बात करेंगे और कुछ मजीद खबरें हैं वो भी शामिल करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब की स्पीच ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली और उसके बाद जो उन्होंने अपोजिशन को खुला चैलेंज दिया कि कहीं पर उनकी लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं थी। तो ये सारा मामला है जिस पर हमने पहले तातर से बात की और अब हम बात करेंगे। सहर कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पीपल्स पार्टी की सेनेटर। जी बिल्कुल, उनसे हम बात करेंगे, उन्हें खुशामदीद भी कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सहर साहिबा। वालेकुम सलाम। सर साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि वज़ीर आज़म ने कल कौमी असम्बली में अपोजिशन को चैलेंज किया है। पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है? उन्होंने कहा कि 13 मार्च से लेकर अब तक मेरे किसी भी बयान में लॉकडाउन के हवाले से कोई तजाद नहीं था, अगर है तो अपोजिशन उसको साबित कर दे। पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है इस पर? बात यह है कि मेरे ख्याल में वजीर आजम को जो मुनाजरे का चैलेंज है ना, वो बिल्कुल दुरुस्त है। वैसे तो उन्हें किसी चैलेंज की जरूरत इसलिए नहीं है कि अगर वो खुद बैठ के, मैं समझती हूँ कि अगर वजीर आजम हाउस का जो स्टाफ है वो उनको उनके बयानात तसल्सल से सुनाए तो वो अपने बयानात के तजाद और मद्दोजहर को सुन के खुद भी परेशान हो जाएंगे कि मैं किस कैफियत में क्या किस वक्त कहता हूँ। देखिए, बात यह है कि अगर उनको अंदाजा ही नहीं है कि मैं क्या गुफ्तगू कर रहा हूँ, ना उनको इस बात का एहसास है कि कितने हसास मामला थे वो क्या बयान दे जाते हैं, तो मैं कहूँगी कि जरूरत है कि ये देखा जाए क्या वाकई वो वजीर आजम के मनसब के अहल भी है। यानी एक वजीर आजम जो पार्लियामेंट हाउस में जाता है, नेशनल असेंबली में बयान देता है और वो इस किस्म की गुफ्तगू करता है जो इंतहाई गैर संजीदा है। यानी मुझे आप ये बताएं कि किस मामले पे उनका एक बयान दूसरे बयान से मिलता है? उनके मंशूर वाले बयानात, उनके वजीर आजम बनने से पहले वाले बयानात, उनके वजीर आजम बनने के बाद वाले बयानात, यानी कोई एक बयान तो किसी दूसरे बयान से मिले। कर्जा ना लेने वाला बयान, कर्जा लेने वाला बयान। सहर कामरान साहिबा, कर्जे की आपने बात की, उसके ऊपर भी उन्होंने खूब तफसीलन बात की थी कल। उन्होंने कहा कि कर्जा लेते हुए में मजीद कर्जा लेते हुए बड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन ये कर्जा हमने इसी लिया क्योंकि पिछली हुकूमतों ने जितने कर्जे लिए थे उनके कर्जे वापस करने के लिए, फिर उसके ऊपर सूद अदा करने के लिए हमें मजीद कर्जे लेने पड़े। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने खर्चे तारीखी हवाले से कम किए हैं और 10 टाइम्स हमारे जो खर्चे हैं वो कम हुए हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत से। इस पर क्या कहेंगे? इसमें आप बताएं कि कोई भी बेशऊर इंसान इन बातों पे क्या कहे? यानी एक शख्स जिसने कशपोल लेके पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को दाव पे लगा दिया, यानी आप कर्जों का अगर मैं देखें तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे आपने ले लिए, मुल्क की मईशत आपने डबो दी, मुल्क की सनत आपने डबो दी, मुल्क की खारजा पॉलिसी आपने डबो दी, मुल्क का वकार आपने डबो दिया। साहिबा, वो ये नहीं मानते हैं। उन्होंने कल असेंबली में, आपने सुना होगा, ये भी कहा इंपोर्ट कम लेकिन एक्सपोर्ट ज्यादा हुई है। फिर उन्होंने ये कहा कि जो करंट अकाउंट खसारा था वो 20 अरब पे पहुंच गया था, हम उसे 3 अरब डॉलर पर लेकर आए। लेकिन बात यह है कि आपने मुल्क की सनतें बंद कर दी, पैदावार बंद कर दी, आपकी जो एक खाम माल आता था वो आपने बंद कर दिया। तो आप मुझे बताएं कौन सी एक्सपोर्ट उन्होंने बढ़ाई? मईशत के साथ साथ ज़राअत का भी उन्होंने, वो कहते हैं ना कि जो हाल किया है ना, ये लोकल को कंट्रोल करने पे कामयाब हुए, ना इन्होंने तवज्जो दी। सबसे बड़ी जो एक बताऊं जो इशू है वो इनकी गैर संजीदगी है।
चाहे इन्होंने कोरोना को अलमिया बनाया, इन्होंने लोकस को अलमिया बनाया, और ये भी इनकी गैर संजीदगी का ये आलम है। मैं तो सुन रही थी 2-4 दिन से ऐसी खबरें आ रही थी कि इनको कोई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पेश की गई है मैशर के बारे में, उसके बाद में ये बहुत परेशान है। लेकिन वो जिस तरीके से कल गुफ्तगू कर रहे थे, मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये लग रहा था कि ये इनकी जो है बजट वाइंड अप तकरीर नहीं है, ये उनकी अपना जो है वो मेरे ख्याल में वजारत उस्मा से वाइंड अप तकरीर है, क्योंकि वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे अपने ही बयान के जो तजाद है उनको। तो मसला ये है कि जो सर साहबा दो पॉइंट्स जहाँ पर, एक आपने बात की कि बजट के हवाले से तकरीर, और फिर आपने बात की कि मामलात जो हैं वो इस तरह से नहीं हैं जिस तरह से वो दिखा रहे हैं। 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। नंबर 1, बजट के ऊपर आपने कहा, बजट पर ये मामला है कि अपोजिशन की जानिब से कोई तजवीज़ अब तक प्रॉपर तरीके से नहीं ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली मिली, सिर्फ तनकीद होती रही है। और ये तमाम हुकूमती पार्टी जिसमें ज़ैन कुरैशी और दीगर भी रहनुमा थे, उन्होंने ओपनली कहा कि आप तजावीज़ दें, हम उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन सिर्फ तनकीद होती रही है, प्रॉपर तजवीज़ कोई नहीं मिली। देखिए, बात ये है कि जो तकारीर होती है उनके अलावा जो है मेंबर जो है अपनी तजावीज़ जो है वो जमा करते हैं और वो कंसिडरेशन के लिए होती है। और हमें बड़ी वाज़ेह चाहिए, स्पेशली जो हेल्थ सेक्टर के अंदर जिस तरीके से उन्होंने बजट रखा है उसके ऊपर उसकी निशानदेही की है कि हम इस वक्त एक बहुत है मामूली सूरत हाल से गुजर रहे हैं, आपको अपनी तरजीहात दुरुस्त करने की जरूरत है। इस बात को आइडेंटिफाई किया गया है, इंडिकेट किया गया है, पावर कराया गया है। फिर इसके साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने HEC का यानी हेल्थ के साथ साथ तालीम का बजट कम कर दिया है, और अब क्या यूनिवर्सिटी हमारी चंदे पे चलेंगी। मतलब मैं ये सोचूं कि डायरेक्शन जो है वो इस हुकूमत की क्या है। जिस तरह से इन्होंने सूबों के बजट जो है कम किए, इन्होंने अवाम को रिलीफ नहीं दिया, इनको तनख्वाहों की बढ़ाने की बात की गई है, मतलब इनको डॉक्टर्स को स्पेशल रिलीफ प्रोवाइड करने की बात की गई है। इनको इंडिकेट किया गया है कि भाई आपने लोकस के लिए जो बजट रखा है 10 अरब वो काफी नहीं है। यानी ये तमाम चीजें ये इनको समझ नहीं आती मुझे लगता है, या ये उनको गौर से सुनते सर साहिबा, जाते जाते एक छोटा सा सवाल, ये बात तो आपकी पॉइंट जो है वो आ गया आवाम के सामने, लेकिन जाते जाते छोटा सा सवाल ये भी कहिएगा कि क्या जो कल मनाज़िरा का चैलेंज किया गया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से वज़ीर आज़म को, वो एक्सेप्ट करेंगे? मुझे नहीं पता, मैं जाते जाते आप बात करेंगे तो मैं कहूँगी जाते जाते जरा इस बात की वजाहत कर दें कि कल वजीर आजम इमरान खान अहमद न्याजी साहब ने जो कहा है उसामा बिन लादेन शहीद है, वो शहीद है या दहशतगर्द है? क्या नेशनल एक्शन प्लान को दफना के आए थे वो कल पार्लियामेंट हाउस में? क्या वो नेशनल एक्शन प्लान को दफना के तकरीर कर रहे थे? वो अमेरिका जाते हैं तो कोई और ठीक है, तजाद आपको लगा पॉलिसी में। इसके अलावा जो कहा उन्होंने उसके ऊपर बहुत शुक्रिया, सैर कामरान सताया। और इसके साथ साथ मुझे लगता है सिमल कि हमें ये देखना होगा कि ऑब्वियसली असेंबली का जो फ्लोर है वो डिबेटेबल होना चाहिए, उसके ऊपर बात होनी चाहिए, बजाय कि सिर्फ एक दूसरे पर तनकीद कर दी और फिर घर को चले गए। इसके लिए असेंबली नहीं है, बजट तकरीरें करें आप, इसके अलावा तजावीज़ दें और फिर कोई प्रोडक्टिव बात करें, तो मेरे ख्याल में असेंबली का भी फायदा होगा। बिल्कुल सही, स्पीच काउंटर स्पीच आवाम का उस पर कुछ नहीं होने वाला। तो आई थिंक आपने सही कहा कि कुछ अगर प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचा जाए कि इसमें से आउटकम क्या निकालना है, तो ज़्यादा बेनिफिट आवाम का भी हो जाएगा और हालात भी शायद बेहतर हो जाए। एनीवेज हमें एक ब्रेक लेनी है, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम अगर बात करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो उसमें एक तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि जल्द पाकिस्तान टीम वापस जाएगी इंग्लैंड और वहाँ पे जाकर खेलेगी, और उसके बाद क्या होगा कि दोबारा से क्रिकेट के फैंस जो है वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से बड़ा डिप्रेशन था, क्रिकेट नहीं हो रही थी। लेकिन लगता है आपकी नज़र लग रही है। मेरी कोई नज़र नहीं लग रही है जी, 2 दिन रह गए, 28 जून को उन्होंने जाना था। अल्लाह ताला सबको सेहतमंद रखे, मेरी ये दुआ है। मैं कभी भी ये नहीं चाहती थी कि ये हो, बट I had a different feeling about this too. But anyways, आज दोबारा टेस्ट होंगे खिलाड़ियों के। अभी तक 10 ऐसे नाम हैं जिनके कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ चुके हैं, और ख़ास तौर पर अगर हम जिक्र करें मोहम्मद हफीज़ का, तो उन्होंने अपने ट्विटर पर जो ट्वीट किया और अपना टेस्ट रिपोर्ट जो है वो शेयर की, तो ये एक मुअम्मा ही बन गया है कि पहले उनका PCB ने टेस्ट कराया, पॉजिटिव आया, उन्होंने प्राइवेटली टेस्ट कराया, नेगेटिव आया, PCB ने सेम सैंपल के साथ दोबारा उसकी टेस्टिंग कराई, तो वो फिर पॉजिटिव आई। समझ नहीं आ रहा ये लेकिन क्या इसमें एक और मामला है, अब डिसिप्लिनरी एक्शन भी शायद ले लिया जाए मोहम्मद हफीज़ के साथ, क्योंकि हुआ ये कि जब आपने एक टेस्ट करवाया और आप क्रिकेट बोर्ड से मुंसलिक हैं, तो फिर आप मोहम्मद हफीज़ के ऊपर अब ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है बोर्ड की जानिब से, या फिर उनसे पूछा जाएगा
आपने अगर टेस्ट करवाया था तो फिर उसको सोशल मीडिया पर क्यों शेयर किया? क्योंकि इसे टेस्टिंग सिस्टम में भी बदनामी हुई और ओवरऑल कन्फ्यूजन पैदा हुई। तो ये सारा मामला है, तो हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज शहबाज अली और इस वक्त उनसे जानेंगे कि क्या इस वक्त सिचुएशन चल रही है मोहम्मद हफीज़ को लेकर। अस्सलाम वालेकुम हाफिज शहबाज, बताइएगा ये मोहम्मद हफीज़ के मामले पर अब क्या सूरत हाल बन रही है? वालेकुम सलाम अबू सर, मसला ये है कि मोहम्मद हफीज़ का जो पहला जो आया वो पॉजिटिव आया और उसके बाद यहाँ के मुकामी लैब से मोहम्मद हफीज़ ने टेस्ट करवाया जो कि नेगेटिव आ गया। और उसमें मोहम्मद हफीज़ के हवाले से ये बात जो ना सिर्फ मोहम्मद हफीज़ बल्कि मैं समझता हूँ हर वो शख्स जो बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज होती है उसको कोई भी काम करने में एहतियात करनी चाहिए। मोहम्मद हफीज़ ने जल्दबाजी में वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनका ये मौका था कि उन्होंने क्रिकेट बोर्ड हुकाम को बताया था, लेकिन क्रिकेट बोर्ड हुकाम ये कहते हैं कि उन्होंने उस तरह नहीं बताया जिस तरह इन्फॉर्म करना चाहिए था। और उसके साथ साथ उनका मौका ये है कि अगर उन्होंने बता भी दिया था तो मोहम्मद हफीज़ को ये मामला सोशल मीडिया पर नहीं लेके जाना चाहिए था, क्योंकि मोहम्मद हफीज़ एक स्टार खिलाड़ी हैं, लाखों की तादाद में उनके फॉलोअर्स हैं। और उसके बाद जिसकी वजह से ज़्यादा क्रिकेट बोर्ड को टैच आया वो ये है कि दुनिया में, इंडिया में खासतौर पे, इंग्लैंड में इसके ऊपर बाकायदा मीडिया में शोर पड़ा के देखे थी, पाकिस्तान में तो टेस्टिंग का निजाम ही ठीक नहीं है। तो एक शख्स की वजह से, एक ट्वीट की वजह से इतनी बदनामी हुई, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नासिर वसीम खान साहब ने फोन किया और उन्होंने उससे उनकी सर्जिश भी की अच्छी खासी। और लगता यह है कि आने वाले दिनों में हफीज़ के खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन भी होगा। शहबाज, आपको लगता है कि ये बाउंड है? अगर कोई चीज गलत हो रही है तो उसको हाईलाइट करना गलत बात है? ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट हो गया। अगर उनका टेस्ट पॉजिटिव आया था और उन्होंने अपनी हैसियत में अपने लिए ट्वीट कर भी दिया, तो क्या वाकई में ये इतनी बड़ी बात हो गई कि उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है? दो चीजें हैं इसमें, दो चीजें मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं। एक तो ये है कि जब कोई भी खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में आ जाता है, टीम में सेलेक्ट हो जाता है, तो वो टीम डिसिप्लिन और जो टीम का सेंट्रल, अगर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है या नहीं है, वो उसका पाबंद होता है, नंबर 1। नंबर 2, हमें कुछ चीजों की नेशनल प्राइड होता है, कौमी तकाजे होते हैं। इसमें कोई राय नहीं, दो राय नहीं है कि मोहम्मद हफीज़ का दूसरा टेस्ट करवाना उनका हक था, वो उन्होंने किया और उसके ऊपर किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो उन्होंने इसको जिस अंदाज में सोशल मीडिया पर आकर पेश किया उसके ऊपर एतराज आया। और हमें ये सोचना चाहिए, जैसे मैंने पहले बात की, कि जो मशहूर लोग होते हैं, जो सेलिब्रिटीज होती हैं, उनको थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए किसी भी मामले में। इस मामले में मेरी कल हफीज़ के साथ खासी तवील बात हुई, क्योंकि मैंने भी एक ट्वीट किया था जिसके ऊपर उन्होंने एतराज था कि आपने ये क्यों किया है। तो मैंने उनसे ये कहा था कि भाई मैं जिस तरह आप आज़ाद है उसी तरह मैं भी एक आज़ाद शहरी हूँ, मैंने इसको खबर में नहीं दिया, मेरी राय है जो ट्विटर पे मैंने इजहार किया है जिसका। सही। हाफिज शहबाज, बताइएगा अब आगे, अब मोहम्मद हफीज़ के हवाले से तो चलें देखते हैं आइंदा चंद दिनों में क्या होता है। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला उनका नेगेटिव टेस्ट ही आ जाए और उसको पीसीबी भी मान ले। लेकिन इसके साथ साथ आप ये बताएं कि बाकी प्लेयर्स की क्या सिचुएशन है, क्योंकि अब टीम ने भी जाना है इंग्लैंड, तो बाकी कौन कौन से प्लेयर्स हैं और फिर किस तरह से अब मैनेज किया जा रहा है? जो यहाँ पर रहेंगे उनको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, उनको क्या लेकर जाने की चांसेस हैं, क्या हो रहा है आजकल बोर्ड की जानिब से? और उम्मीद ये कि जिस तरह से प्लेयर्स के हवाले से किया जा रहा है, आइसोलेट किया जा रहा है क्वारंटीन में, और उसके बाद जैसे उनके टेस्ट फेस्टिवल नेगेटिव आए तो वो टीम को ज्वाइन करें ताकि क्रिकेट हो और हम उसको देखें। आप जो है वो सोचते रहिएगा। बिल्कुल सही। लेकिन उसके साथ साथ जहां आप क्रिकेट की बात कर रहे थे और अपना पॉइंट मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पर एक बात जो मुझे समझ में आई कि दुनिया अब जिंदगी की तरफ वापस आ रही है, मामूल की तरफ वापस आ रही है और एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहाल हो रही हैं। और ऐसा ही हुआ है पेरिस में। इंतहाई खूबसूरत शहर है पेरिस, और उसकी पहचान जिसे कहते हैं ना कि आईफिल टावर का अगर हम नाम लें तो पता लगता है कि पेरिस और आईफिल टावर दोनों एक दूसरे से जानते हैं। और आप ये देखिए कि जैसे ही उसको अब खोला गया सयाहों के लिए, एक चीज उसमें एसओपी को फॉलो करना जरूरी है कि आप लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छे तरीके से आप आहिस्ता आहिस्ता स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आ रही है पूरी दुनिया, कोशिश की जा रही है सयाहत को भी खोला जाए और इसके साथ साथ जो भी आपके स्पॉट्स हैं चाहे विद इन कंट्री या फिर आउटसाइड, तो वहाँ पर सयाहों को आसानी दी जाए और इसी तरह दोबारा से जिंदगी की रौनकें बहाल हो जाएँ। अच्छा, आईफिल टावर के हवाले से इस पूरे लॉकडाउन के दौरान अबूज़र बहुत पिक्चर्स आ रही थी कि ये वो जगह है जो कभी खाली नहीं हुई थी, सियाहों से भरी होती थी और बिल्कुल खाली और सुनसान आईफिल टावर। बहुत पिक्चर्स इस तरह सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लेकिन अब 104 दिनों के बाद जब इसे खोला गया है तो एक्चुअली लोग वहाँ पर मौजूद नजर भी आए, आपने पैकेज में देखा, और मास्क का इस्तेमाल जो है वो यकीनी नजर आया। और इसके साथ साथ जैसे फ्रांस है, फिर स्पेन है, उसके बाद इटली है, वहाँ पर भी बड़े फेमस जो टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं वहाँ पर बड़ी वीरानियाँ नजर आई इन दिनों में। अब ये आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं, पूरी दुनिया में यही हो रहा है, चाहे वो टाइम स्क्वायर हो, इंग्लैंड में हो, इसके साथ पाकिस्तान, फिर दुबई, आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की तरफ वापस आ रहे हैं तमाम मुल्क और तमाम शहर। तो उम्मीद करते हैं कि एसओपीज़ को ज़रूर फॉलो करते रहेंगे, इस तरह से ओपनली इसको एकदम से नहीं खोल दिया जाएगा ताकि फिर मामला ख़राब ना हो। अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दोस कंट्रीज आर कि वो एसओपीज़ अगर जब कहते हैं, रेगुलेशंस कुछ बनाते हैं, तो वो एक्चुअली अपने आवाम से फॉलो भी कराते हैं और आवाम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करती है। सो आई थिंक हमें भी यही करना है, जो एसओपीज़ बताए गए
गए हैं कि हाथ बार बार धोएं, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, इसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम भी बचे रहेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान में सयाहत जल्द खुल जाएगी। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस आने फिर मिलेंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद। और जिक्र कर लें अगर लोड शेडिंग का, तो मुल्क भर में अब वो जो एक जिन कुछ अरसा से बोतल में बंद था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो गया है और मुल्क भर में मैं कहूँगी कि लोड शेडिंग हो रही है, वो लाहौर से कोयटा हो या पेशावर से कराची हो। और अगर कराची का जिक्र करें अबूजर, तो सबसे बदतरीन लोड शेडिंग जो है वो इस वक्त कराची में देखी जा रही है। बिल्कुल, कराची में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। 10 से 12 घंटे गुज़िश्ता रोज़ में हमने इस पर बात की। और फिर एक और सवाल है कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर मैनेजमेंट पे, क्योंकि के इलेक्ट्रिक इंडिपेंडेंट हो चुका है, 3500 मेगावाट है, फिर भी उसमें मैनेजमेंट में क्या मसाइल हैं। फिर इसके अलावा सिंध के इंटीरियर इलाकों में भी लोड शेडिंग हो रही है और फिर पंजाब में भी है। ऑब्वियसली ये परेशानकुन बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस वक्त जो पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ रिकॉर्ड की गई वो लोड शेडिंग थी कराची में। तो कराची में सूरत हाल क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे हबीब खान और उनसे हम जानेंगे इस पर सिचुएशन क्या है। हबीब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, कराची में सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग इस वक्त रिकॉर्ड की गई गुज़िश्ता रोज़, क्या सिचुएशन है, क्या बताते हैं के इलेक्ट्रिक वाले? सर, जिस तरह आप खुद ही आप बताते हैं कि कराची की जो सूरत हाल है वो मुल्क से इस वक्त मुख्तलिफ चल रही है। कहने को कराची जो है वो शहर कायद बड़ा ही शहर समझा जाता है। यहाँ पे 2.5-3 करोड़ की आबादी बताई जाती है, लेकिन शहर कायद के जो मसाइल हैं वो इस वक्त शहरियों के लिए वबाल बनते जा रहे हैं। ख़ास तौर पर गर्मी की शिद्दत है, के इलेक्ट्रिक ने जीना माहौल कर रखा है कराची के शहरियों का। इस वक्त की अगर बात करें तो कराची की सूरत हाल किसी ऐसे शहर जैसी बन गई है जहाँ पे रातों को जो है वो अंधेरे छा जाते हैं, शहरी जो है वो इस अंधेरे में डूब जाते हैं। परेशानियां इस वक्त शहरियों के लिए बढ़ती जा रही हैं। बात करें बिलखुसूस रात के औकात में, के इलेक्ट्रिक की जानिब से एक एलानिया लोड शेडिंग की जाती थी 6 घंटे की। जिन इलाकों में मुस्तस्ना थे बिजली, वहाँ पे भी नहीं जाती थी। लेकिन अब बड़ा अजीब सा सिनेरियो बनता गया है शहर के अंदर। शहर में जो इलाके 6 घंटे जहाँ पे लोड शेडिंग होती थी, वहाँ पे इस वक्त जो है 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। और शहरियों का बुरा हाल है रात के औकात में। बिलखुसूस रात के वक्तों में शहरी धरने दे रहे हैं बजाय घरों पे सोने के। जाहिर है अभी लाइट नहीं आएगी तो यही करेंगे। कोई वजह सामने आई है क्यों कि इलेक्ट्रिक की तरफ से ये बिहेवियर अपनाया गया है? एक प्राइवेट कैपेसिटी में काम करने वाला इदारा है। अब तो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए भी के इलेक्ट्रिक को टैग करके उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल वजूहात जिस तरह आप सीमल, मैं आपको इस पे भी एक बड़ी मज़े की बात बताऊं। यहाँ पर फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो कुछ और बताते हैं। के इलेक्ट्रिक की जो तर्जुमानी है वो बड़े अलग तरीके से की जा रही है। के इलेक्ट्रिक 12 ये रोज़ाना की बुनियाद पर एक मैसेज जारी कर देता है कि हमें जो है वो फर्नेस ऑयल और गैस की किल्लत का सामना है, जिसके बाद पैदावारी नहीं हो पा रही है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बात करें, हम PSO के हवाले से बात करें या SRA या SSGC के हवाले से, दोनों की जानिब से इस वक्त के इलेक्ट्रिक को जो फर्नेस ऑयल है और गैस है, दोनों की मुकम्मल फराहमी की जा रही है। और सबसे मज़े की बात यहाँ पे आपको एक फैक्ट्स एंड फिगर वाली अगर शेयर करना चाहूँ तो साथ ये है कि के इलेक्ट्रिक, अगर आप कराची में अगर आप रहते हो, किसी को जानते हो, आपके भी दोस्त वगैरह रहते होंगे, तो के इलेक्ट्रिक जो है वो लोगों को बिलिंग ना करने पर, अगर 1 महीने का बिल नहीं दिया जाता तो बिल काट लाइन कनेक्शन काटने के लिए आ जाते हैं। लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स, ये जो आपने मुझे इतनी मजे की बातें बताई है ना, इससे कराची वालों को मजा नहीं आ रहा। 15 से 16 घंटे लोड शेडिंग कोई मजाक की बात नहीं है। आई रियली होप कि इलेक्ट्रिक को ये बात समझ आए। बिल्कुल सिमल, लेकिन ये मजाक के इलेक्ट्रिक ने जहाँ पे शहरियों के साथ ये किया हुआ है, लेकिन के इलेक्ट्रिक खुद जो है वो दूसरे इदारों का इस वक्त नादाइंदा है। और अगर बात करें तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सुई गैस के ऊपर 105 अरब बताए जा रहे हैं कि जो के इलेक्ट्रिक ने अदा ही नहीं किए। तो जो इदारा शहरियों को सताने में सबसे आगे नजर आ रहा है वो खुद अभी दूसरे इदारों का जो है वो नाहिंदा दिखाई दे रहा है। ये हो गया कि नाहिंदा है बहुत से इदारों का। और उसके बाद अगर बात की जाए कि बिलिंग की, तो बिलिंग ओवर बिलिंग की भी शिकायत हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कहा कि हमने तो अभी हम कराची में थे ही नहीं, मौजूद ही नहीं थे, हमारे घर लॉक था, लेकिन फिर भी 10-10 हज़ार रुपया बिल आ गया। अच्छा, इसके अलावा एक तो ये मामला है कि मिसमैनेजमेंट है। दूसरी तरफ ये बताइएगा जो लोगों की परेशानी है, आपने कहा कि 15 घंटे तक लाइट नहीं है और इस वक्त तो कोरोना क्राइसिस है, लोग घरों पर मौजूद हैं और फिर उसकी वजह से जो आइसोलेशन में, क्वारंटीन में लोग अपने घरों पर हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। जो कोरोना के मरीज़ हैं जिनके लिए इस वक्त प्रॉब्लम है, वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? उसके लिए कुछ कहा जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, फौरी तौर पर मदावा हो?
अच्छा बिल्कुल। अब सर पहले मैं आपके पहले सवाल पे जवाब दे दूंगा कि जो कराची में ओवर बिलिंग वाला मामला है, इसमें ना सिर्फ आम शहरी बल्कि अब तो हमारे जो कुछ सीनियर सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से भी ये शिकायत इस वक्त सामने आई है कि के इलेक्ट्रिक ने वादा इस तरह का कुछ किया था कि जो लॉकडाउन के 2 माह गुजरे हैं पिछले, तो उसमें लोगों को जो है वो एक एवरेज बिलिंग दी जाएगी। लेकिन उस 2 माह की एवरेज बिलिंग के बाद इस माह जो बिल आना शुरू हुए हैं शहरियों के, तो शहरियों के लिए तो वो मबाल बन गए, वो उनके ऊपर बम बन के गिरे हैं। कुछ इस तरह की बिलिंग हुई है कि जिसके घर का बिल माहाना 4,500 आता था, उसको माहाना इस वक्त जो बिल है वो 18-18, 20-20 हज़ार रुपए के भेज दिए गए हैं। और जो घर बंद थे उन घरों पे भी 10-10, 12-12 हज़ार रुपए की जो है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिलिंग की गई है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ जो ICEs हैं के इलेक्ट्रिक की, वहाँ पर जाके धरना दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि नौरानी कबाब हाउस है कराची में तारिक रोड के करीब, वहाँ पर जो है वो काफ़ी इलाका मकीनों की जानिब से ओवर बिलिंग के बायस जो है वो धरना दिया गया कि 15 घंटे बिजली नहीं है और उसके बाद ओवर बिलिंग की जा रही है के इलेक्ट्रिक को। चलें, ओवर बिलिंग भी की जा रही है, बिजली भेजी भी नहीं जा रही है। फिर तो मैं हबीब आपको कहूंगी कि मुझे अफसोस है कि आप कराची में रहते हैं और मुझे खुशी है कि मैं लाहौर में रहती हूं कि ये सिचुएशन जो के इलेक्ट्रिक पैदा कर रहा है कराची के शहरियों के लिए जीना हराम कर दिया है वहां पर, कि वहां कराची वाले भी ये सोच रहे होंगे कि हमारा क्या कसूर है, हम पैसे भी देते हैं और हमें बिजली भी नहीं मिल रही है, दिन के वक्त काम करना होता है, रात के वक्त लोड शेडिंग हो तो फिर आराम किस वक्त करे इंसान। मतलब साइकोलॉजिकली आपको ये सिक बना देते हैं। बिल्कुल सिमल, ऐसी ही सूरत हाल है कि लोग जहनी तौर पर जो है वो परेशानी का शिकार होते जा रहे हैं। और जो दीगर मसाइल के, जिस तरह अबू ज़र ने भी जिक्र किया कि सिर्फ बिजली की शॉर्टेज नहीं है, बिजली की जो 15 घंटे की जब शॉर्टेज होती है तो उसके साथ दीगर मसाइल भी जो है वो बर्पा हो जाते हैं, जन्म लेते हैं शहर में। पानी की औकात कार है, आपको पता है कराची में पानी का जो मसला है वो देरीना मसला है, देरीना मसला है। उस औकात कार के मुताबिक जो है वो शहरियों को पानी फराम किया जाता है। अब उन औकात कार में जब आपके इलाके में या किसी भी मखसूस इलाके में लाइट नहीं होती है तो आप उसमें पानी की जो मोटर से पानी पंप करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। तो ना सिर्फ बिजली का बहरान है बल्कि शहरियों को इस शदीद गर्मी के अंदर पानी के बहरान का भी जो है वो सामना करना पड़ रहा है। सही कह रहे हैं आप हबीब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आई कैन नॉट इवन इमेजिन लिविंग इन अ प्लेस जहां बिजली नहीं है और फिर पानी भी नहीं आ रहा, छोटे छोटे बच्चे और एक ऐसी आबादी का शहर जो लोग बहुत बड़े बड़े घरों में नहीं रहते हैं, वो उनके लिए वो पंखे की हवा जो है वो भी सुकूनदेह होती है अगर आपको मयसर आ जाए। मैं कह रहा था कि ऑलरेडी लोग इस वक्त कुछ कोरोना के मरीज भी होंगे कराची में, इसके अलावा दीगर इलाकों में, उनका भी कुछ ख्याल कर लें, उनके बारे में सोचें वो किस कदर परेशानी में मुब्तला होंगे। ना आप उनको पानी दे रहे हैं ना बिजली दे रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी एक तो कोरोना की वजह से मईशत भी अफेक्ट हो रही है, ऊपर से दूसरे मामला भी हैं। तो मईशत की जो बात मैंने की वो इसलिए की क्योंकि अब आलमी सतह पर भी ये बात की जा रही है कि मईशत इस वक्त 100 साला बदतरीन बहरान है मईशत को लेकर पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया, जिसमें अमेरिका भी है, यूरोप के ममालिक हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, तमाम उसके इस वक्त ज़ेर असर। बिल्कुल सही, हम इस पर बात करेंगे कि कोरोना ने करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया, कारोबार मुतासर कर दिया। अब अगर पाकिस्तान की मईशत का जिक्र करें तो यहाँ भी वही असरात नजर आ रहे हैं, लोग बेरोजगार हुए हैं, सफेदपोश तबका तो पिस कर रह गया इस कोरोना सिनेरियो में। लेकिन कोरोना से पहले भी कोई अच्छा सिनेरियो नहीं था हमारी मईशत का, कोई ग्राफ ओवर द स्काई नहीं जा रहा था, वो डाउन ही आ रहा था। बट उसको किस तरह से डिफेंड किया और इमरान खान साहब ने कल असेंबली फ्लोर में मईशत के हवाले से क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। इंसाफ की गवर्नमेंट को किस तरह की इकोनॉमी मिली, ये मैं आपको फिगर्स दे रहा हूँ, ये सारी ऑथेंटिकेट आप कर सकते हैं कि क्या हमें तो ऐसे लग रहा है कि हमें कोई स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी मिली थी। हम तो उसी में परफॉर्म करना है जो हमें मिली थी, हमें तो वहां से गेज करें कि क्या ये आपने $0 से शुरू किया था, क्या आप ऊपर गए या माइनसेस में गए। $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था। जो हमें इकोनॉमी मिली ये पाकिस्तान की तारीख का डॉलर टर्म्स सबसे बड़ा डेफिसिट था $20 अरब का। हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो $20 अरब के ऊपर तकरीबन स्टैग्नेट कर गई, लेकिन जो इंपोर्ट्स थी वो $60 अरब पे चली गई। जब इतना बड़ा तजाद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे हो तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट कर जा रहा था एक्सचेंज रेट के ऊपर। डॉलर कम हो जाते हैं, डॉलर की कीमत ऊपर, रुपए की कीमत नीचे। जो कर्जे गए, लाइबिलिटीज 2013 में 16 ट्रिलियन 16,000 अरब रुपए का कर्जा था। जब हमारी बारी आई तो वो टोटल लाइबिलिटी 30,000 अरब पे पहुंच गई। पहला साल जो हमने जितनी भी टैक्स कलेक्शन की वो पहला साल वैसे मुश्किल था, आधा उसका चला गया इनके कर्जों की किस्तें, इनके लिए हुए कर्जों की किस्तें अदा कर रहे हैं।
खुद सोचे कि उसके बाद कितना पैसा रह गया सारा मुल्क चलाने के लिए। जो रिजर्व्स थे इनके 20 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे, वो क्रैश करके 10 अरब डॉलर पे आ गए जब हमें गवर्नमेंट मिली। तो इमरान खान साहब ने क्या देखा। अब हम बात करेंगे शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर पाकिस्तान के क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर पूरी दुनिया इसके ज़ेर असर है कोरोना की वजह से, किस तरह से निकला जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। शाहिद साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं इकॉनमी की, आलमी सतह पर आलमी मईशत जो है वो 100 साल बदतरीन दौर से गुजर रही है, और इसके साथ अगर पाकिस्तान की खुसूसी बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए भी ऑब्वियसली ऑलरेडी प्रॉब्लम्स थी, मजीद प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी हैं। किस तरह से देखते हैं आप ये 100 साल बदतरीन मईशत को और उसके बाद फिर पाकिस्तान की मईशत को? ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि दुनिया भर में मईशत को नुकसान पहुंचा है कोरोना वायरस से। हम भी इसी दुनिया का हिस्सा है, हमें भी नुकसान पहुंचा जी। लेकिन हमें ये देखना होगा कि फरवरी 2020 तक हमारी मईशत की सूरत हाल क्या थी। बिल्कुल, यानी वो जो अगर कोई खराबी अभी जो आपने शुरू में कहा था कि जी हमारी मईशत की हालत अच्छी नहीं थी, वो बिल्कुल सही बात है। फरवरी 2020 तक जो खराबियां थी वो तो शायद हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी और उन खराबियों को दूर करने के लिए इक़दाम उठाने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम उन खराबियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो फिर सवाल पैदा होता है। मैं अभी आपने तकरीर सुनाई, मैं आपको 2-3 आदर शुमार दे रहा हूँ। ये स्टेट बैंक के वजारत खजाना के हैं, इसमें मेरा कोई दखल नहीं। अभी रिजर्व की बात की प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, तो जिस दिन उन्होंने हलफ उठाया था स्टेट बैंक के रिजर्व थे 10.2 अरब डॉलर, और मुल्क को उन्होंने फरमाया था कि ये दिवालिया है। आज 14 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे बढ़ने के बाद हमारे रिजर्व 10 अरब डॉलर से नीचे चले गए हैं। तो ये तो एक सोचने की बात है ना कि ये तो फिर रिजर्व तो और नीचे गए। बैरूनी सरमायाकारी जो 2018 में आई थी वो थी 5 अरब डॉलर। इस 2 साल में जो आ रही है वो 1 अरब डॉलर सालाना आ रही है, जबकि पहले 5 अरब डॉलर थी। स्टॉक एक्सचेंज में आपने देखा कि कोई कोरोना से पहले भी कोई 23 अरब रुपए का नुकसान। जी शाहिद साहब, कंटिन्यू कीजिएगा बात। आप जो फिगर्स बता रहे हैं वो तो क्लियरली डिफर कर रहे हैं जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल असेंबली फ्लोर पर कहा किया था कि मैं स्टेट बैंक और वजारत खजाना इकोनॉमिक सर्वे से दे रहा हूँ, अगर कोई गलती है तो मेरी जिम्मेदारी है उसमें, क्योंकि मैं तो बिल्कुल वहाँ से बात। स्टॉक तो मैंने बैरूनी सरमायाकारी का बताया आपको कि 18 में पिछली हुकूमत के दौर में 1 साल में 5 अरब डॉलर आई थी। इस हुकूमत के 2 साल में 1 अरब डॉलर सालाना आई है। स्टॉक एक्सचेंज में 2300 अरब रुपए का फॉल हुआ है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, जिस दिन इमरान खान साहब ने हलफ उठाया था। लेकिन मैं ज्यादातर चीजें देखता हूँ अवामी नुक्ता नजर से। देखिए, अब कोरोना आ गया तो हमने अवामी पैकेज दिया, डिस्काउंट रेट कम कर दिया, बड़ा अच्छा किया था कि सनत को फायदा हो, तिजारत को फायदा हो और हुकूमत को भी फायदा हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जो 2 करोड़ 10 लाख खातेदार हैं, बैंकों में पैसा रखा है, बचत खातेदार हैं जिन्होंने कुछ 7,000 अरब रुपए से ज्यादा बैंकों में रखा है, उनकी फरवरी के में जो मुनाफा मिल रहा था फरवरी 2020 में वो मिल रहा था 11.25%। अब इन्होंने स्टेट बैंक ने उसको कर दिया 5.5%। यानी 1 साल में 400 अरब रुपए का नुकसान उन लोगों को होगा जो बैंकों में जमा करा रहे हैं, हालांकि वो भी कोरोना से अफेक्ट हुए हैं। तो इससे शायद साहब ये भी कहिएगा, क्या इससे हमारी नेशनल सेविंग्स के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, और जो लोग सेविंग्स का कॉन्सेप्ट रखते हैं, बचत पॉलिसी अपनाते हैं कौमी, उसको उनको भी नुकसान होगा? देखिए, ऐसा है कि अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि 2002 में हमारी जो बचतों की शरह थी वो थी डोमेस्टिक, वो 18% थी। आज हम 4.5% पे आ गए हैं। लेकिन इसका एक और मसला ये कर्जे बढ़ेंगे, लेकिन गुर्बत जो बढ़ रही है। बिल्कुल। लेकिन मैं जो चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो स्टेट बैंक ने सर्कुलर इशू करके शरह मुनाफा 11.25% थी फरवरी में, इसको 5.5% कर दिया। ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। अच्छा। बैंक को ये इख्तियार नहीं है, और मैंने खत लिख दिया है गवर्नर स्टेट बैंक को 2 हफ्ते हो गए, जनाब जो कानून कोर्ट किया है कि आप तो ये कर ही नहीं सकते, तो आप 2 करोड़ लोगों को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं तो कानून तो आपको इख्तियार ही नहीं देता, क्योंकि ये खाते जो है ये नफा नुकसान में शिरकत पर है, बैंकों के नफे में। उन्होंने खत का जवाब ही नहीं दिया क्योंकि जवाब नहीं है। मेरा कहना ये था कि आप गरीबों का भी ख्याल करें। एक तरफ तो मईशत को तो नुकसान होगा, हमारी बरामदात भी गिरेंगी, मुझे भी पता है, हमारी शरह सुस्त होगी, हमें भी पता है, इसलिए एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप खरदकारों को और हुकूमत को मराद दें
और बिल्कुल ठीक है शाहिद साहब, आपने वजह फरमाया कि नुकसान हो गया पूरी दुनिया का, और उसमें ऐसे नहीं है कि आप एक साइड को ज़्यादा सपोर्ट कर दें, दूसरी को आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें। अब मामला अगर देखा जाए, ऑलरेडी आपने बयान कर दिया कि परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं थी, फिर कोरोना क्राइसिस आया और ये कहा जा रहा है कि 2008 और 9 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था उससे बड़ा ये क्राइसिस है, जिसमें अमेरिका भी है और यूरोप और इसके बाद गल्फ कंट्रीज़ की जो परसेंटेज ऑफ GDP है, इसके अलावा ग्रोथ रेट दीगर जो जहाँ से भी आप उसको गेज करते हैं वो सभी नीचे चली गई हैं, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है। ऑब्वियसली पूरी दुनिया जब क्राइसिस से गुजर रही है तो पाकिस्तान ऑलरेडी क्राइसिस में था। अब आप ये बताएं कि कैसे निकला जाएगा इसमें से, क्या हल है, क्या तरीकाकार है फौरी तौर पर और लॉन्ग टर्म, किस तरह से निकले पाकिस्तानी हुकूमत, इस वक्त क्या फैसले करने चाहिए? बहुत आम सवाल आपने किया है। पहले मैं आपसे ये कर दूं कि अगर आप कुरान को भी पढ़ें तो किसी कौम पर, किसी आदमी पर उतना बोझ नहीं डाला जा सकता जो वो संभाल न सके, ये कुरान ने कहा। इसका मतलब ये है कि ये जो वबा आई हमारे पास आई है, अल्लाह ताला ने मुझे और आपको, मेरी कौम को जो सलाहियतें दी हैं और मेरे मुल्क को जो वसाइल दी हैं, अगर उसको दानिशमंदी से इस्तेमाल करें, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैंने यूरोप में भी काम किया है, बैंकिंग की है, दूसरी चीजें, 1 साल में हम इससे बाहर निकल आएंगे। लेकिन अब देखिए, मैं बजट देख रहा था इंशाल्लाह ताला, लेकिन पॉलिसियां बदलनी पड़ेगी जो कुदरत का कानून है। अब मैं ये देख रहा था कि टैक्सों में हम ताकतवर तबकों को छूट देते हैं बजट में। 2018 में दी गई 541 अरब रुपए की, 2019 में दी गई 972 अरब रुपए की और 2020 में दी गई 1473 अरब की। अब आप अगर मराद देंगे जबकि टैक्सों की वसूली नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब का जो एजेंडा था वो पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी की जमानत है। मैं आपको अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसमें ये था कि भाई जिस आदमी की आमदनी होगी हम उससे टैक्स ले लेंगे, नहीं होगी उससे नहीं लेंगे। ये कानून उन्होंने कहा था मैं 100 दिन में नाफिज कर दूंगा। ये 70% पाकिस्तान की जो माशी मुश्किलात हैं वो ये है कि अगर मुश्किलात हैं, एक आदमी को मुनाफा नहीं हुआ वो ना दे, जिसको आमदनी हो रही है वो अगर मुनाफा दे। तो मैंने जो कैलकुलेट किया है, अल्लाह ताला मेरी बात को जो है वो सही साबित करेगा कि 4000 अरब रुपया हमारा इजाफा होगा, जिसको हम आवाम। लेकिन शाहिद साहब, यहाँ पर अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट आपकी तरह नहीं सोच रही, ना ही आप जैसे इकोनॉमिस्ट से मशवरा लेती है। ये दिस इज अनफॉर्चुनेट, आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड। लेकिन अब मुझे ये कहिएगा कि गवर्नमेंट ये चीजें मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हमने 5000 अरब जो कर्जा लिया वो पुराना सूद उतारने के लिए लिया। वो कहते हैं हमने करंट खसारा कम कर दिया, प्राइमरी डेफिसिट मनफी से लेवल पर आ गया। उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट भी डबल हो गई। वो आपकी फिगर्स बिल्कुल नहीं मान रहे, आप जो स्टेट बैंक की फिगर्स कोट कर रहे हैं। इंपोर्ट कम हुई, एक्सपोर्ट ज्यादा हो गई। 100 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, उन्होंने कहा 2021 में आ जाएगा। पहले 20 कहते थे, कोरोना आ गया, अब ये साल शिफ्ट हो गया 2021 पर। 50 लाख घर देंगे, उस पर भी काम हो रहा है। तो गवर्नमेंट तो सब अच्छा दिखा रही है, वो चाहे असेंबली फ्लोर है या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं। आम आदमी किधर जाए? अगर इस पर आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर मैंने ये अर्ज किया कि ये जो इन्होंने कर्जों की बात की है, मैंने स्टेट बैंक की हुकूमत के आज़ाद शुमार निकाले। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि 16,000 का कर्जा था जब पीपल्स पार्टी ने छोड़ा और नवाज शरीफ की हुकूमत गई तो 30,000 का हो गया, यानी 5 साल में 14,000 बढ़ गए। लेकिन इनके दौर में तो 2 साल में 12,000 बढ़ गए। ये तो स्टेट बैंक कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। तो ये जो बढ़े हैं, तो उन्होंने ये जो कर्जा उतारने की वो बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ये किया है कि अगर 10 करोड़ का कर्जा लिया तो 8 करोड़ के वापस कर दिए, तो 2 करोड़ तो आपने ले लिए ना। तो जो इजाफा इनके दौर में हुआ है 12,000, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और पीपल्स पार्टी के दौर में जो इजाफा हुआ था वो 14,000 का हुआ था 5 साल में। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि डिवैल्यूएशन है। आपको डॉलर की एक फिगर दे देता हूँ और जिम्मेदारी मेरी है। जो पिछले 10 साल थे उसमें हमारे कर्जे बढ़े थे 4.9 अरब डॉलर बैरूनी कर्जे, जो डिवैल्यूएशन से सच नहीं होते, डॉलर टू डॉलर होते हैं। तो 4,900 अरब सालाना अरब। ठीक है, ठीक है। जिस तरह से आप कह रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि ये बातें जो हैं वो हुकूमत भी देखेगी। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने बताया जो रिफ्लेक्ट करती है इकॉनमी की फिगर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सिमल। और जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म ने कल बात की और उनकी जो टीम है वो जैसे कॉन्फिडेंटली बात करती है कि हमने यहाँ पर तरक्की की है, और दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो उन्हीं पॉइंट्स पर बताती है कि ये तरक्की नहीं, बेसिकली ये नीचे आप जा रहे हैं या आपके अच्छे पॉइंट्स नहीं हैं। तो ये बहस है, ये अच्छी बात है, करते रहें ताकि पाकिस्तान का फायदा हो। आवाम को नौकरियाँ चाहिए, आवाम को घर चाहिए, आवाम को अपनी ज़िंदगी जो है वो बेहतर चाहिए। और 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। मैं ज़रा फ्लो में 100 का
करोड़ बोल गई, मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं ऑनर करेक्शन करो, और मैंने वो कर दी है कि 1 करोड़ नौकरियों का जो वादा किया था, और अबू सर मुझे घुरी मार रहे थे कि ये 1 करोड़ नहीं पूरे कर पा रहे, आपने 100 करोड़ बोल दिया। लेकिन इतनी तो आबादी नहीं है। से जो सिचुएशन है कोरोना की वजह से, तो वो तो लोग जॉबलेस हो रहे हैं, तो पहले तो इनको दोबारा से करना है, ओवरसीज से लोग अफेक्ट हुए हैं उनको एडजस्ट करना है, उसके बाद नई नौकरियां निकालनी, तो अल्लाह करे ये सारे मामला जल्द। लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ चैलेंजेस टू डील विद, बट आई रियली होप कि उनके पास इतनी करेज भी हो और इतनी हिम्मत हो कि वो इस चीज को सॉर्ट आउट कर सकें। एनीवेज जी, मूविंग टुवर्ड्स अ ब्रेक, एक छोटी सी ब्रेक, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की मईशत में इस वक्त ऑब्वियसली असरात हैं कोरोना की वजह से, जिसकी वजह से तमाम जो इंडस्ट्री है उसके सेक्टर्स हैं, फिर उसके बाद परफॉर्मर्स हैं, वो सब अफेक्ट हुए हैं। ओवरऑल इंडस्ट्री भी कोलैप्स की, लेकिन अब दोबारा से कोशिश की जा रही है कि सबको इकट्ठा लेकर साथ चला जाए और कोशिश की जाए कि तमाम मामला बेहतर हों। इसीलिए अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हुकूमत गई है। तो इसी तरह जिस तरह से हम सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे मकई की मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई कोरोना की वजह से, और तकरीबन काश्तकारों को 40 अरब रुपये का अब तक नुकसान हो चुका है, जिसकी वजह से वो परेशान है और ऑब्वियसली इस वक्त वो हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि उनकी कोई मदद की जाए। बिल्कुल सही, आपने मकई के सेक्टर की बात की, विच इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें मुख्तलिफ पार्ट्स आ जाते हैं, और उसमें अगर पर्टिकुलरली हम मकई की बात करें तो तकरीबन पंजाब में 58 लाख टन समेत मुल्क भर में इस मरतबा जो 65 लाख टन मकई जो है वो पैदा हुई, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में उसकी ज़्यादा पैदावार थी। लेकिन उससे नुकसान क्यों हुआ, मार्केट क्रैश क्यों कर गई, मकई कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती थी, अब उसकी कमी को किस तरह से पूरा किया जाएगा, क्या कोई प्लान है या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। प्रेसिडेंट फार्मर्स विजन फोरम ख्वाजा मोहम्मद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब ज्वाइन इन करने के लिए। और पूरा इंट्रो तो आपने सुना ही इस स्टोरी का, मकई की मार्केट क्रैश कर गई और काश्तकारों को नुकसान हुआ, क्या वजह है इसकी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए जी, पहली चीज तो ये है कि मकई जो है अब आपकी मेजर क्रॉप्स में शामिल होती जा रही है। पहले बहुत कम एरिया पे काश्त होती थी, अब इसका एरिया मुसलसल बढ़ रहा है, क्योंकि इसकी बड़ा सादा सा फार्मूला है डिमांड का, कि जैसे जैसे इसकी तलब बढ़ रही है वैसे वैसे इसका इलाका भी, काश्त का एरिया भी बढ़ता जा रहा है। इसमें बीज भी बेहतर हैं, पैदावार भी बेहतर आ जाती है, और उस हिसाब से काश्तकार ने ये मुनासिब समझा कि कपास में बहुत कम पैदावार आ रही थी, उसका भी ये मुतबादिल बनना शुरू हो गया। मौसमी हालात के हिसाब से भी इसमें गुंजाइश थी, तो मकई का एरिया बढ़ना शुरू हो गया। अब इसकी पैदावार इस साल में इसकी 2 फसलें भी हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट है। जो मेजर फसल होती है वो यही है जो जिसकी आजकल बर्दाश्त हो रही है जी। इसका जो इस्तेमाल की तरफ अगर आए तो इसका इस वक्त सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल है, पहले तो ये सिर्फ वो घी के लिए कुछ थोड़ी मिकदार इस्तेमाल होती थी, ऑयल के लिए जी। अब जो इसका मेन इस्तेमाल है वो आपका पोल्ट्री फीड में है और ये जानवरों के वंडे में है। इन चीज़ों में इसका इस्तेमाल बड़ा है। पाकिस्तान में पोल्ट्री की सनत जैसे फ्लरिश की है, फैली है, तो उसके साथ साथ इसका इस्तेमाल भी बढ़ता गया है, इसकी डिमांड में भी इजाफा होता गया। सही। अब आ जाए आप मार्केटिंग की तरफ, तो मार्केटिंग के लिए मसला सिर्फ इतना है कि इसका जो नॉर्मल रेट है उसमें किसी किस्म की गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये मार्केट फ्री मार्केट पे चल रहा है। तो उसका रेट 1300 रुपए 40 किलो का मन जो होता है वो 1200-1300 के दरमियान इसका रेट बनता है। अभी भी जब सीजन शुरू हुआ, फसल आना शुरू हुई, तो ये रेट चल रहा था। ठीक है। मसला ये हुआ कि अगर हमें हकायक पे जाना है ना, तो अपने गिरबान में भी झांके कि हमारे काश्तकारों ने बहुत जल्दी में आकर इसको एकदम मार्केट में सप्लाई कर रश कर दिया। इधर जून का महीना भी था, बैंकों का, साहब आपने कहा कि थोड़ी जल्दी हो गई, आपको नहीं लगता कि जो सारा मामला हुआ है, ऑब्वियसली लॉकडाउन था, थोड़े परेशान थे फार्मर्स भी और इंडस्ट्री भी परेशान थी क्योंकि काम नहीं था इतना, तो वो जो अभी क्रॉप था रेडी वो बेचने की और नुकसान हो गया उसकी वजह से। ऑब्वियसली आपने कहा कि पोल्ट्री फीड में 70% हम देख रहे थे कि 70% जो है वो यही इस्तेमाल होती है मकई,
तो फिर इंडस्ट्री तो नीचे ओवरऑल गई है, लॉकडाउन है, शादी हॉल्स बंद हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, तो फिर ऑब्वियसली पोल्ट्री का काम भी नीचे गया है, तो ज़रूरत भी नहीं रही, मकई भी कम हुई, तो ये तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है जो कि सब पर पड़ा है। निकलना कैसे है, क्या हल सोचा आपने? देखें, नहीं आपकी बात दुरुस्त है, इसमें बहुत वजन है, लेकिन हमें उस तरफ भी जांच के साथ देखना चाहिए कि जो मार्केट के रेट थे उसमें एकदम 3, 4, 5 दिनों में मार्केट डाउन हुई। देखिए इसमें एक स्पेकुलेटर्स का भी बहुत बड़ा किरदार है, अफवाह साजी की, यही लोगों ने अफवाहें फैला दी ना। अगर वो बाजार उसी वक्त मार्केट में इस तरह की अफवाह ना फैलती और ये लोग अपने मफादात के लिए बाजार को क्रैश ना करते तो ये नुकसान नहीं होना था। मैं तो असल में उस तरफ जा रहा हूँ कि हम आपके तवज्जुह से, आपके मीडिया के थ्रू काश्तकारों को ये भी बताएं कि भाई अगर बाजार डाउन हो गया तो आप 2, 4, 5 दिन रोक लेते। अभी देखें बाजार वापस बेहतरी की तरफ शुरू हो गया है। द रीजन कि जब काश्तकार रोक लेता है तो फिर ये असल में स्पेकुलेटर जो है ना वो मार्केट को खराब कर रहे हैं। तो खैर साहब इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि काश्तकारों की अपनी कोताही भी है जिसकी वजह से एक तो मार्केट क्रैश की, उल्टा ना सिर्फ अपना नुकसान हुआ बल्कि दीगर काश्तकारों का भी इस पूरे सिनेरियो में नुकसान हो गया। अब वहीं पर ये भी कहिएगा कि एक फैक्टर फिगर, देखिए गलती का लफ्ज मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो इन अफवाहों के हाथों में इस्तेमाल हो जाते हैं। मतलब ये एक खास तबका है आपकी इकोनॉमी में, आपकी इकोनॉमी में एक खास तबका है जो स्पेकुलेशन के जरिए पैसा कमाता है। ये आपके काश्तकार का इस्तेसाल करते हैं, ये गंदम में भी यही हुआ, आप देखेंगे चीनी आटा बुरान में भी यही हुआ है, स्पेकुलेशन की वजह से सिटाबाजी हुई और फिर रेट बढ़ गए, ऐसे ही हुआ है तमाम एग्रीकल्चर सेक्टर में। हाँ, लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं कि गंदम में स्पेकुलेशन नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि वहां पर हुकूमत खरीदारी में इन्वॉल्व थी। वहां पर तो हुकूमत का काम है ना, उसमें हाँ जो भी आटे और गंदम में जो भी गलती हुई है वो सरकार की गलती है। अच्छा साहब ये देखिए ना, अभी आप भी बात कर रहे हैं कि स्पेकुलेशंस होती हैं, कोई मिडिल मैन होते हैं जो ये पूरी स्पेकुलेशन क्रिएट करते हैं और उसके बाद मार्केट अप एंड डाउन हो जाती है। तो इन माफियाज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने तो काम करना ही करना है, उस बहस में तो हम जा ही नहीं रहे, लेकिन आप लोगों के पास भी तो एक फोरम है इसको कंट्रोल करने का, या इवन अगर काश्तकार जल्दबाजी करते हैं तो अवेयर करने का एक फोरम आपके पास है जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ये आज आपका जो प्रोग्राम है इससे मैं वही तो पैगाम दे रहा था, मतलब ये फोरम का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, जो आपके तवज्जुह से काश्तकारों को यही पैगाम दे रहे हैं कि भाई अगर आप इस चीज को 2-4 दिन, सिर्फ ये 30 जून या जुलाई के पहले हफ्ते तक रोक लेंगे, बाजार वापस ठीक हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ एक चीज स्टोरी सी है, ये बात हो गई कि 4 दिन रोक लेते हैं, लेकिन फिर होता क्या है आपको पता है कि जब 4 दिन रोकते हैं तो फिर जिनके पास ऑलरेडी स्टॉक होता है वो रेट बहुत बढ़ा देते हैं, वो प्राइस डबल कर देते हैं, इसी ये भी एक और मसला फिर क्रिएट हो जाता है ना। नहीं मैं शायद मेरी बात आपको मैं वाज़ेह नहीं कर सका। स्पेकुलेटर इसी चीज का फायदा लेते हैं, मार्केट को क्रैश करके सस्ते रेटों पे अपने पास स्टॉक कर लेते हैं। उसके इल्म में होता है कि अगले महीने में बाजार ने तो वापस जाना है, जिन्होंने फीड बनानी है उन्हें तो मकई की जरूरत है, कहीं बाहर से तो नहीं आएगी, तो इसका रेट तो वापस बढ़ जाना है। तो वही स्पेकुलेटर जो है ना काश्तकार का नुकसान कर रहा है, वो अपना फायदा कर जाते हैं और काश्तकार का नुकसान कर जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि एक तो जल्दबाजी ना काश्तकार तो मार्केट वापस आ सकती है, वहीं पर गवर्नमेंट को भी आई थिंक एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि जो मिडिल मैन है ये असल में फायदा ना उठाएं, असल फायदा अफरा तफरी ना क्रिएट हो। प्रॉब्लम तभी होती है जब अफरा तफरी होती है, फिर आपके माफिया जो है वो अपना एक्शन लेते हैं और उसके बाद फिर वो प्राइस हाइक बहुत ज्यादा हो जाती है। यानी ये सब प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्वियसली ये सबके साथ ही है, इकॉनमी चलती, तो इसको ठीक करना चाहिए। अभी एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। आज दुनिया भर में वर्ल्ड ड्रग डे मनाया जा रहा है और इस डे को मनाने का मकसद ड्रग्स के अगेंस्ट जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अवेयरनेस है, और अगर खुदा ना खास्ता कोई आपके आसपास इस लत में पड़ जाता है तो उसको बचाने का तरीका क्या है, ये सारी अवेयरनेस जो है वो दुनिया में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर दी जा रही है। बिल्कुल, इस वक्त दुनिया में नाज़रीन 35 करोड़ मनशियात के आलमी दिन के हवाले से बताया जा रहा है कि दुनिया में इस वक्त 35 करोड़ लोग हैं जो कि मनशियात के आदी हैं। और पाकिस्तान की खुसूसी बात की जाए तो पाकिस्तान में 1 करोड़ अफराद हैं और सालाना इसमें 5 लाख इजाफा हो रहा है।
तो ये समाज पर हमने बात करनी है और हमें देखना है कि लोगों को आखिर इससे किस तरह से निकाला जा सकता है और क्या हेल्प की जा सकती है, और जो आदत जिनको पड़ जाती है, जो नशे की आदत जो पड़ जाती है, उससे कैसे निकालना क्या आसान है फैमिली के लिए, और कौन सी ऐसी स्टेज है जिस पर हमें ये फैसले करने होंगे। तो इसके लिए हमारे साथ इस्लामाबाद से फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर में काम करती हैं रिदा रूबी साहिबा, उनसे हम बात करते हैं, साइकेट्रिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी रिदा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आज वर्ल्ड ड्रग डे है, इस दिन की मुनासिबत से सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि इट्स अ बिग डे, और इसमें जो मैं बात करनी चाहूंगी ना वो एडिक्शन एंड मेंटल हेल्थ, इन दो चीजों के बारे में बात करना चाहूंगी, जो कि अभी से नहीं बल्कि बहुत अरसे से इसके ऊपर ना किसी ने बात की, ना कोई कर रहा है, और आई थिंक इन फ्यूचर कोई इतना, जिसकी वजह से बहुत सारी फैमिलीज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सफर कर रहे हैं। सही। रिदा, जिस तरह से आपने कहा कि लोग बात नहीं कर रहे हैं और बहुत सी फैमिली इस पर सफ़र कर रही हैं, क्या ऐसा करना चाहिए फैमिली को जिससे वो ये जो कम्युनिकेशन गैप है उसको ख़त्म करें और ऐसी स्टेज से ही वो मामलात को देख लें जहाँ से मामलात बिगड़े ना, उसके बाद वो कौन सी स्टेज है, किस तरह से हेल्प करनी चाहिए जो शख्स जो है वो मनशियात का आदी बनता जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि एडिक्शन क्या है। लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि जो मंशियात का इस्तेमाल करना और फिर उसका आदी हो जाना, इसका मतलब क्या है। तो एडिक्शन, लत लग जाना, हम इसको इसी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन देखें, जब बात होती है एडिक्शन से, मैं रिलेट करूंगी मेंटल हेल्थ को। क्यों? क्योंकि देखें, जब किसी को प्रॉब्लम होती है, हार्ट का कोई इशू है, कार्डियक इशू है, लंग्स का कोई इशू है, तो दैट इज द प्रॉब्लम दैट वी कैन सी। बट अगर हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें तो वो ऐसी चीज है, देखिए दो साइड्स हैं। दिस इज द थिंग जो मैं देख सकती हूँ, लेकिन एक जो चीज है ना वो छुपी हुई है। तो आई बिलीव कि वो जो छुपी हुई चीज है ना, दैट इज द मेन कॉज ऑफ एडिक्शन, जो डिप्रेशन है, जो कि आपको फैमिलीज में नजर आ रहा है, रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम में नजर आ रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में नजर आ रहा है, और गुर्बत, अमीरी, हर चीज, एवरीवेयर, इट इज एवरीवेयर। आपने बिल्कुल सही कहा है। इट स्टार्ट्स विद मेंटल हेल्थ, और मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली इन पाकिस्तान। आप एक जिस रिहैब सेंटर से मुंसलिक हैं, मेंटल हेल्थ तो टोटली एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हम जितनी बात कर लें कम होगी, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली ड्रगीज के हवाले से बात करूं और रिहैब सेंटर्स की बात करूं, तो क्या पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल के ऐसे रिहैब सेंटर्स मौजूद हैं, ऐसे सिस्टम मौजूद हैं कि खुदा ना खास्ता अगर कोई ड्रग एडिक्ट है तो उसको वापस जिंदगी की तरफ लाया जा सके? बिल्कुल मौजूद है। अभी जिस रिहैब में मैं काम कर रही हूँ, इस्लामाबाद फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, और इसके अलावा मैं बहुत सारी जगहों पे काम कर चुकी हूँ जो कि ब्रिटिश लेवल के और उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल के रिहैब सेंटर्स हैं। बेसिकली जब एक पेशेंट जो है, एक क्लाइंट जो है, वो इस तरफ चला जाता है, मंशियात की तरफ चला जाता है, वो एडिक्शन की तरफ चला जाता है, तो जब वो आदी हो जाता है ना इस चीज का, तो उसको उस चीज से निकालना, उसको इस चीज से निकालना इज वे देन टफर। व्हाई? क्योंकि उसकी जो बॉडी है, उसकी जो ब्रेन केमिस्ट्री है, वो तक चेंज होना शुरू हो जाती है। जब हम किसी भी रिहैब के अंदर एक क्लाइंट को लेकर आते हैं, इफ ही इज स्वेली, जिसे कहते हैं एक्यूट स्टेज पर है एडिक्शन की, तो पहले जो हम उसको रखते हैं दैट इज ऑन डिटॉक्स। पहले जो 15-20 दिन होते हैं हम डिटॉक्स के ऊपर रखते हैं। डिटॉक्स पर रखने का मकसद ये होता है कि आपकी बॉडी में से जो मंशियात हैं, जो कि टॉक्सिन्स हैं और बाकी चीजें हैं, उनको निकालना है आपकी बॉडी से। अच्छा, अब ये है कि जब आप कोई भी मंशियात, जैसे अल्कोहल हो गया, हशीश हो गया, या आप पाउडर जैसे कोकेन और उसके अलावा हीरोइन हो गया, इसको एकदम से छोड़ते हैं, आपकी बॉडी में फिजिकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ना कि फिजिकल सिम्टम्स, बल्कि इसमें साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही हमने उनको छुड़वाया, अब क्या होगा? अगर तो वो अल्कोहलिक है या वो हशीश कर रहा है, उसमें शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी। या अगर मेंटल उसके पे बात की जाए,
साइकोसिस नजर आना तो ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू रिदा। वक्त हमारे पास आज कम था, इंशाल्लाह कोई हम किसी और दिन इस पर डिटेल बात करें और इस मामले को हम देखेंगे किस तरह से जो ट्रीटमेंट है वो किया जा सकता है और किस वक्त फैमिलीज जो हैं सिमल इसको हम देखते हुए अपने पेशेंट को बचा सकते हैं। बिल्कुल सही। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।